श्री मैश्रम कल्पांत हीलिंग सेंटर में आप सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। कल आप सभी ने हस्तरेखा की क्लास की, तो हस्तरेखा में आपने क्या सीखा, कोई बताना चाहेगा? ओम प्रणाम। ओम प्रणाम, बताएं। कल तो हमने रेखा जी ने जो बताया था हस्तरेखा के बारे में कि भाई हस्तरेखा को आसानी से किस तरह से जाना जा सकता है। उन्होंने बताया थे 2-3 तरीके। एक तो हाथ अपन मिलाते हैं किसी से, तो हाथ मिला कर हाथ पता पड़ जाता है, उनके बारे में जानकारी मिल जाती है कि किसी का हाथ कठोर होता है तो व्यक्ति कैसा होता है, किसी का सॉफ्ट होता है तो वो व्यक्ति कैसा होता है। दूसरी बात उन्होंने बताई थी हाथ का जो रंग है, सफेद है, पीला है, गुलाबी है, उससे देख करके उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में जाना जा सकता है कि वो आदमी किस प्रकार का है। और एक उन्होंने ये बात बताई थी कि हाथ का रंग, कि हाथ जो है वो नीलापन लिए होता है, सफेदपन, पीलापन लिए होता है। साथ ही जो है हाथ सॉफ्ट है, कठोर है, ये सब चीजें उन्होंने बताई थी। इससे हम उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। काफी कुछ नॉलेज होती है हमको कि हम किस तरह से उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। ये उन्होंने बताई थी। बहुत बढ़िया। हाँ, ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। सभी साधक यहाँ सीखने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से करें, ध्यान से सीखें, क्योंकि जो चीजें मिस हो जाती हैं फिर दोबारा नहीं मिल पाती हैं। और यहाँ इतने अच्छे ढंग से और सहज ढंग से सिखाया जा रहा है कि अगर एक बार भी आप इस क्लास को ध्यान से सुन लें तो सहजता में कुछ भूलने का मतलब ही नहीं होता। तो जो भी आपको सिखाया जा रहा है ध्यान से, और कागज पेन लेकर बैठना है, एक कॉपी साथ में रखनी है, जिससे नोट्स भी आप साथ के साथ बनाते रहें। प्रणाम स्वामी। प्रणाम पूजी। एक चीज और बताई थी जी कि अगर किसी की उंगलियों को थोड़ा सा, जो आपने नीचे काम कर रहा है, जो काम वाली है, बाई है, इस तरह से जो भी काम करता है, तो उसकी उंगलियों को लचीला बना के रखा जाए, उनको इस तरह की प्रैक्टिस करवाई जाए तो वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। एक चीज ये भी बताया था। लचीला बनाना आसान नहीं होता, इसके हाथों की उंगलियों में लचक हो वो लचीला होता है। जी, इसकी उंगलियों में लचक होती है तो उसका स्वभाव लचीला स्वभाव होता है। सहजता से वो बात मान जाते हैं, किसी का भी कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। और भी कोई प्रयास कर सकता है अगर कुछ याद आए। मीनू जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। हाँ जी, ओम प्रणाम सर। काफी सोचना विचारना पड़ रहा है सभी लोगों को कि कल आखिर कराया क्या था। तो एक जनरल क्वेश्चंस थे जो भी मैम ने कराए। एक्चुअली हाथ को पकड़ के हम जान सकते हैं उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति, और अगर हाथ सॉफ्ट होता है और अगर हाथ कठोर होता है या उसका कलर कैसा है, तो उसके विषय में हम बहुत सारी बातों को जान पाते हैं। नीला हाथ कहीं ना कहीं किसी बीमारी का सूचक है, और ऑक्सीजन की कमी होती है और मल्टीपल बीमारियां उसके शरीर में हो सकती हैं, ऐसा देखने में आता है। और नीला हाथ आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा। नीला हाथ अगर है किसी का, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को स्किन से संबंधित या कि ब्रीदिंग संबंधित, सांस लेने में उसको अवश्य ही कुछ ना कुछ असुविधा होगी और असहज होगा वो। और इसी तरीके से जैसा कि बताया गया कि अभी मैम ने बताया कि हाथ को जब हम पकड़ करके देखते हैं तो उसकी एक साइड की जो कनिष्ठा के साथ में जो एक हड्डी होती है, उससे आप टच करके फील करते हैं कि भाई वो कितनी टाइट है या वो कितना सॉफ्ट है हाथ। तो हमें उस पॉइंट से भी काफी कुछ पता लगता है उस व्यक्ति की नेचर के बारे में, कि जब हम उसको शेक हैंड करते हैं तो शेक हैंड करते समय उसने कितनी गर्मजोशी से हाथ को दबाया, या उसने कोई ठंडा सा अपना एक्सप्रेशन दिया, तो उस हाथ के मिलाने से ही आपको काफी कुछ पता चल जाता है। बाकी इस कड़ी को मैम जैसे आगे बढ़ाएंगी कि हाथ की प्रकृति कैसी है, इसके बहुत सारे तरीके हैं कि कैसे कलर होते हैं,
उन कलर्स का अलग अलग तरीके से बीमारियों को भी जन्म देता है। अगर किसी का गुलाबी हाथ है और हल्की लालिमा लिए है तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्वस्थ पाया जाता है। ये एक पॉइंट था जो आप लोगों को सबको ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति का हाथ गुलाबी हवा लिए हुए और हल्का सा लालपन लिए होता है तो आप देखेंगे उस व्यक्ति में बहुत ही ऊर्जा रहती है, काम को बड़ी ऊर्जा के साथ वो करता है और कहीं ना कहीं उसके अंदर हर चीज को, लाइफ को अपने जीने के प्रति बड़ा पैशन होता है। और गुलाबी हाथ एक तरीके से शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे हाथों में ज्यादातर हर तरीके का लग्जरी, सुख, वैभव, हर चीज को वो भोगता है और हर चीज का वो शौकीन आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से कैटेगरी डिवाइड की गई है कि गुलाबी हाथ कैसा होगा, रेड कैसा होगा। अत्याधिक जो रेड हैंड होता है आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे हाथ अब आप देखेंगे कि उसको मिक्स एंड मैच करके कि क्या हाथ कठोर है, कठोर होने के साथ अगर वो रेड हो जाता है तो उसके क्या परिणाम होंगे, और गुलाबी के साथ अगर वो ज्यादा लचीला हो जाता है तो क्या उसके परिणाम होंगे। मतलब आप अभी रेखाओं पे, अभी पर्वतों पर ना जाएं, अभी सिर्फ हाथ की प्रकृति को जाने कि सिर्फ जब हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा चेहरा हमारा आईना होता है, तो जब हम किसी के चेहरे को देखते हैं तो किसी के बड़ी भौहें तनी हुई दिखेंगी, आप जान जाएंगे कि भाई व्यक्ति बड़ा टेंशन में है और मतलब खुश नहीं है। और कोई अगर बहुत शांत व्यक्ति है जिसके चेहरे को देखते ही आपको खुद भी बड़ा सुखद अनुभव होता है, तो आप देखेंगे कि वास्तव में वो व्यक्ति बहुत शांत होगा, क्योंकि उसका एक ऑरा क्रिएट होता है। वो बहुत शांति से रहने वाला व्यक्ति अपने आसपास के माहौल को बड़ा पॉजिटिव रखता है और इस पॉजिटिविटी को वो आप तक भी स्प्रेड करता है। जब आप, ऐसे बहुत लोग होते हैं संतों के द्वारा जब हम जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो वो बड़ा पॉजिटिव ऑरा होता है। जब हम किसी संत से मिलते हैं तो ऐसे बहुत से संत होते हैं जिन्हें देख के हमें बड़ी अच्छी वाइब्स आती है, और हो सकता है कुछ ऐसे भी संत होते हैं कि जिनको देख के वाइब्स तो अच्छी आती है पर उनका नेचर आप देख पाते हो कि उनको देख करके आपको या तो डर लगेगा कि भाई, या वो गुस्सा ना हो जाए, कुछ इस तरीके का भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर जो गुरु तत्व में बहुत बड़े लेवल पे जो गुरु होते हैं उनके अंदर एक बहुत ज्यादा ऊर्जा होने की वजह से उनके अंदर एक गुरुत्व का जो प्रभाव है वो इतना बढ़ जाता है कि वो लोगों से आराम से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो उनका खुद का आभा मंडल इतना स्ट्रांग होता है कि हम उस आभा मंडल के अंदर इजीली नहीं एंटर कर पाते, तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है और हम उनके पास उनके बातों को बहुत ज्यादा जज कर भी पाते हैं और नहीं भी, दोनों ही बातें होती हैं। लेकिन किसी को भी हम देख करके कि व्यक्ति अगर हंसमुख होता है तो देखिए चेहरे पे बड़ा शांत और हमेशा प्रसन्नचित भाव जिन लोगों के रहता है, आप देखें स्ट्रेस से दूर होगा, मनमौजी टाइप के ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें, ऐसे ही हम हाथ से उसकी नेचर को, उसकी प्रकृति को जान पाते हैं। तो आगे किस तरीके से हम इनको एनालाइज करेंगे हाथों को, अब आप जानेंगे। तो रेखा मैम आपके हम सभी के बीच पधार चुकी है, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगी मैम, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आए और आप अपना ज्ञान यहाँ पर हम सबको दें। ओम श्री ओम श्रीम प्रणाम। ओम प्रणाम। मंच पे पधारे सभी साधक, उपासक, अभ्यासक, जिज्ञासुओं के आत्मा में विराजित परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज के हम द्वितीय पुष्प को स्टार्ट करते हैं, अर्पण करते हैं। बहुत ही सुंदर, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे मुझे ऐसे लगता है कि आगे की क्लास ऐसे भी कंटिन्यू हो गई तो भी चलेगी। अपने बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से आत्मसात किया। आपका अभ्यास है इस विषय का, और ऐसा होता है कि खाली घड़े के अंदर तो बहुत कुछ भरा जाता है, लेकिन भरे घड़े में भरना बहुत मुश्किल होता है। और आपके पास काफी कुछ होते हुए भी आपने हमारी बातों को इतनी सहजता से स्वीकारते हुए उसे आज, मतलब आपने मंच के ऊपर जिस तरह से भी प्रस्तुत किया, वो सराहनीय है। ईश्वर आपको खूब खूब जीवन के आपसे ही जो ज्ञान अर्जन हो रहा है और आपसे जो ज्ञान मिल रहा है, तो उसको जितना भी नमन किया जाए उतना ही थोड़ा है मैम। तो सीख रहे हैं और हमेशा विद्यार्थी की तरीके से सीखते रहेंगे। जो भी एक नई चीज हम लोग को सीखने को मिलती है तो हमें उसको आत्मसात करना। और आपके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने कल आपका जो पॉइंट बताया कि हाथ को पकड़ के भी हम किसी की नेचर को और उसके व्यवहार को जान सकते हैं। तो वास्तव
होता है, कोई भी विधि होती है, कोई भी विधान होता है, उसका कुछ मटेरियल हमें किताबों से, ग्रंथों से, हर जगह से हमें मिलता है। लेकिन जब तक उसे अनुभव करने वाला, जैसे कल हमारे आचार्य जी ने बताया, जब तक अनुभवदाता अपने अनुभव से उन बातों को हम तक लाता नहीं है, देता नहीं है, तब तक हम उसके अंदर के मर्मों को नहीं जान पाते हैं। हमें किताबें ज्ञान तो जानकारी दे सकती है, ज्ञान नहीं दे सकती है। और जैसे हमने भी गुरु शिष्य परंपरा में हमारे गुरुओं से लिया है, और जब जो हमने लिया है वह हम आगे देते हैं तो हमें और भी कुछ नया मिलता है। तो जिसे भी ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नया होना चाहिए, चेंज द लाइफ, क्या कुछ तो, क्या वो मन मांगे मोर, कुछ तो चेंज चाहिए, रोज रोज दाल रोटी नहीं भाती, कभी तो पिज्जा खाना चाहिए, ये जो होता है ना, इसी तरह से जब हम हमारे अंदर जो भरा हुआ है, फिर वो अच्छा हो, बुरा हो, कूड़ा हो, गुण हो, हमारा कभी कभी हमारा एक बुरा व्यवहार या हमारा एक बुरा विचार भी किसी के लिए उपाय बन सकता है। हमारा एक अच्छा विचार, हमारी अच्छी बात, हमारा एक अच्छा बोल भी कभी कभी किसी के लिए बुरा बन सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमें समय सूचकता बहुत ज्यादा पालनी होती है। जहाँ जिस समय पे जो बात, कभी कभी एक झूठ भी बहुत सारी घटनाओं को बचा लेता है, और कभी कभी एक सच भी महाभारत घड़ा देता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। और हस्तरेखा विज्ञान के अंदर हम मनुष्य के मस्तिष्क की जो चाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का जिस तरह से व्यवहार है, उसकी सोच है, उसका मस्तिष्क किस तरह से कार्य करता है, इसका हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। रेखा है तो सभी के हाथों में है। मुख्य 7 रेखाओं को अगर हम देखेंगे तो हमारे हाथों के अंदर जीवन रेखा है, मस्तक रेखा है, अंतकरण रेखा जिसे हम हार्ट लाइन करते हैं, भाग्य रेखा है, रवि रेखा है, बुध रेखा है, मिलन रेखा है। यह सारी रेखाएं तो सभी के हाथ में है। फिर सबके हाथों में जब रेखाएं तो ईश्वर ने दी है, किसी की चंद्र पर्वत से चल रही है भाग्य रेखा, किसी की नेपच्यून से चल रही है, किसी की जीवन रेखा से चल रही है। फिर भाई वो स्टार्ट तो हो ही रही है और जाके शनि पर्वत की ओर, कहते हैं ना नदी कहीं से भी बहे, सागर में तो जाके मिल ही रही है। तो फिर हमारे तीनों चारों पर्वतों से चलने वाली हमारी भाग्य रेखा तो शनि पर्वत की ओर, उसका जो रुझान बताया गया है वहां तो जा रही है। फिर हम सबका जीवन एक जैसे क्यों नहीं है? 2 भाइयों के जीवन में, 2 जुड़वा जो होते हैं ना, उनके भी जीवन में एक जैसी घटनाएं नहीं होती है। सबसे मुख्य बात हम आज आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि हम जब जो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, उनके हम अगर कुंडली अगर बनाते हैं तो लमसम कुंडली उनकी वाली एक जैसी ही बनती है। अगर हम केपी का आधार लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉर्ड सब लॉर्ड के अंदर भले ही किंचित सा अंतर आ जाए, लेकिन फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब वो 2 बच्चे बड़े होते हैं तो हम उनके जीवन की यात्रा अगर देखते हैं तो दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क होता है, दोनों के व्यवहार में बहुत फर्क होता है। किसी की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, किसी की शादी लेट होती है, किसी को जल्दी जॉब लग जाती है, किसी को नहीं लगती है। फिर एक ही माँ से, एक ही पिता का बीजारोपण हुआ, एक ही माँ के गर्भ में पले हुए 9 महीने बच्चे, माँ ने जो आहार खाया था इसे भी मिला था, उससे भी मिला था। दोनों ने एक ही माता के गर्भ में पालन होते हुए, जन्म लेते हुए, फिर उनका पालन पोषण भी उसी माता पिता ने किया, उसी वातावरण में रहे हैं। फिर भी दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो दोनों के बीच का अंतर है हमारे पूर्व कर्मास। हम पिछले जन्मों से जो भी हमारे गुणगान लेकर आए हैं, उन गुणों को, उन हमारी पिछली गठड़ी का हमें यहाँ पे उपयोग होता है। व्यक्ति जो भी होता है मनुष्य जन्म में, हम हमारे प्रारब्ध साथ में लेकर आते हैं। हमारे जीवन के अगर हम देखेंगे तो 4 पार्ट करेंगे 100 में से, तो जिसमें से हम क्या है कि 25% तो हम हमारे पूर्व जन्मों से लेकर आए हैं। 25% गुण हमें हमारी माता से मिले हैं, 25% गुण हमें हमारे पिता से मिले हैं। और इन 75% को जब हम मिलाकर हमारे जीवन की यात्रा जीते हैं, यानी कि 75% जो है ये हमारा बैंक बैलेंस है। अब आपको 75% बैंक बैलेंस दिया गया है, तो फिर आप इससे आने वाला जो एंट्रेंस है, इससे आने वाला जो ब्याज है, या यह जो मूल रकम
भी है, आप इसे बैंक में वैसे ही सेव रखते हो, इसका एंट्रेंस आने वाले को फिर से आप वहीं पे इन्वेस्ट करते हो, या उससे निकाल के आप उससे खर्च करते हो। आप उसे खर्च करके भी कहाँ करते हो? आप धर्म कार्य में करते हो, आप शौक में करते हो, आप अपने लिए करते हो, आप परिवार के लिए करते हो, आप दूसरों के लिए करते हो। यानी कि हम हमारे इस बैंक बैलेंस का उपयोग जिस तरह से करते हैं वही होता है हमारा। इन 75% जब हमारी बुद्धि का उपयोग करते हैं, हम हमारे स्वयं के कर्म करते हैं, वह बनता है हमारा जीवन। दूसरी बात आज हम देखेंगे, अभी जैसे मैंने क्लास स्टार्ट करते हुए मैंने सोचा था कि हम आज कल का थोड़ा सा रिवीजन लेंगे, तो हमारा रिवीजन नजदीक नजदीक 80% मैम ने ले लिया है, मीनूश्री जी ने, और बहुत ही सुंदर तरीके से लिया है। अब मुझे आप सबसे पहले ये बताएंगे आप लोग कि कल किस किस ने शेक हैंड किया, किस किस ने हाथ मिलाकर देखा अपने घर के लोगों का, या किस किस ने यह विचार किया कि अरे हाँ, इसका हाथ है ना ऐसा कठिन हो सकता है, इसका हाथ तो लचीला हो सकता है, इसका तो हाथ अविकसित हो सकता है। अपने अपने जहन में, अपने अपने दिमाग के अंदर किस किस ने इसे अपने आसपास के लोगों के लिए विचार किया? मुझे 2-3 लोग फटाफट बोलेंगे, या फिर आप यहाँ पे इसे चैट बॉक्स में डालिएगा। कोई भी 2 लोग यहाँ पे बोलेंगे फास्टली। जी, लचीला हाथ देखा। अच्छा जी, वो वैसे भी बेचारा बहुत तो आपने देखा कि जितना भी लचीला हाथ है, हमने जो बताए हुए जो गुण है उस हाथ में आपको मिले? बिल्कुल, वो फॉलोवर हो गया, ऐसा था जी। अच्छा। सर नाम बताएं अपना, नाम के साथ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप नाम के साथ बोलिए। विष्णु कुमार। जी ठीक है सर, जो भी बताएं आप अपना नाम लेके विष्णु कुमार बताएंगे शर्मा, तो। जयपुर से। और कोई और किसी ने अभ्यास किया? हम जो भी कुछ बता रहे हैं यह आपका अभ्यास है। देखिए, बाकी सारे विज्ञान तो आप डायरी में लिखोगे, कहीं पे भी फिर से 6 महीने से पढ़ोगे, फिर उसे कंठस्थ करोगे, या उन चीजों को आप ऊपरी अंदाजों से कर सकते हो। लेकिन हस्तरेखा को जो है यह प्रैक्टिकली ज्ञान बहुत है। आप जब तक इसमें प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं होंगे हमारी बातों के साथ, तब तक आपको ये विषय कम समझ में आएगा। और मेरे गुरुदेव कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ, और मैं जो भी बोलती हूँ हमेशा जो शास्त्र बोलता है वो बोलती हूँ। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र अभ्यास जो है यह शेरनी का दूध है। ये हर किसी के पचनी नहीं होता है, हर किसी को ये पाचन नहीं होता है। जैसे शेरनी का दूध बोलते हैं ना, स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है, तो उसी तरह से ये जो अभ्यास है इसे आप जितनी सहजता से अगर लोगे, प्रैक्टिस करोगे, इसके ऊपर मनन करोगे, तो इसके जितना आसान भी नहीं है। किंतु अगर आप इस अभ्यास को अगर ऊपरा ऊपरी सुनोगे, और अगर आप इसका आसपास की लोगों के ऊपर अगर ट्राई नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो ये आपको सिर्फ एक कहानी बन के रह जाएगा। दूसरी बात ऐसी है कि हमने इतनी सादी सादी ट्रिक बताई है कल, कि इसे आप दूर से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब हमने शेक हैंड करके, हाथ मिला के बताया कि हाथ मिलाने के बाद आप मजबूती देख सकते हो, किंतु आप दूर से तो हाथों का कलर भी देख सकते हो, आप एक त्वचा का अंदाज भी लगा सकते हो। तो ये 2 बातें होती है। तो और कोई बोलेगा, या फिर आप चैट बॉक्स में डालते चलिए, हम आगे जाएंगे। आवाज आ रही? हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए, फास्ट बोलिए। हाँ, जो हमारे यहाँ बयाती है उसका तो नेचर मुझे पता था, फिर भी मैंने उसको ट्राई करने के लिए बोला, तुम्हारी चूड़िया कैसी है, दिखाओ मुझे। और वैसे ही था कि जैसे उसके मन में रहता है कि नहीं एक्स्ट्रा काम करना, तो नहीं करती, बातें तो मीठी मीठी कर लेती है, पर वो हाथ में लिया तब समझ में आया कि इसके साथ अपनी कुछ बनने वाली नहीं है। नहीं, उसके साथ कैसी बनानी है इसकी भी ट्रिक मैं दूंगी आपको। जी धन्यवाद। आप अपने आप को नेगेटिविटी में नहीं लेना है कि इसके साथ नहीं बनने वाली है। आपको तो अब उसका स्वभाव पता चल गया है ना, अब उसके साथ कैसे बनानी है ये आपको सोचना है। तो हमारी क्लास, हाँ जी बोलिए। प्रणाम प्रणाम। मैं रंजना बोल रही हूँ। मैम, मैं अकेले रहती हूँ तो ये मुझे मौका ही नहीं मिलेगा किसी का हाथ परखने का। अच्छा जी। इसका भी हो जाएगा,
आप अकेली रहती हो, घर के अंदर रहती हो, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारे लोग रहे हैं, तो आप उन लोगों को याद कर सकती हो जी क्या? और आप है तो जैसे जैसे हम यहाँ पर बताते, मैंने आपको देखा है, आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करती जाती हो, यानी कि मुझे भी आपसे ये सीखने को मिल रहा है कि जब कोई बोलता है तो उसके बोलने की ओर ध्यान देते हुए हमें जो चाहिए वो लेना चाहिए। आपका एक बटरफ्लाई के जैसा स्वभाव मुझे दिख रहा है कि फूल के ऊपर बैठो और उसके अंदर का जो भी मकरंद है, जो भी अच्छा अच्छा है, उसे चुन लो। तो ये जो आपका स्वभाव है, ये भी आगे हमारे अभ्यास में आएगा। तो आप कोई नहीं है, लेकिन यह मंच है, ये आपका पूरा परिवार है। यहाँ पर बैठे हुए लोगों की मुद्राएं देखिएगा आप, यहाँ पर बैठे हुए लोगों की हलचल देखिएगा, कोई ऐसे करता, कोई ऐसे करता, इस पे से भी आप कितने के, मैं भी ऐसे ऐसे कभी कभी करती हूँ, तो मेरे भी हाथों की ओर देख लो, तो मैं भी क्या हूँ आप समझ जाओगे। तो इस तरह से आप अपने आप को कभी अकेला मत समझो। यह संपूर्ण श्रीम जो हमारा ऐश्वर्यम कल्पांत परिवार है, यह आपका परिवार है और आप हमारी हो। धन्यवाद। बिल्कुल, देखा मैम, आपने मन की बात छीन ली कि जब इन्होंने बोला कि मैं अकेली रहती हूँ, तो मैंने भी यही बोलना चाहा। जो शब्द आपने बोले तो शायद मेरे हृदय से निकले हुए शब्द थे। तो कभी भी जो यहाँ जुड़ रहे हैं मंच पे, अपने आप को अकेला ना समझे, एक परिवार की तरह हम जुड़े, और हम चाहेंगे कि कल्प वृक्ष की तरह यह परिवार खूब फले फूले और खूब बढ़े। और कभी भी आप लोगों को कभी भी ऐसा लगता है कि भाई हमें किसी चीज की जरूरत है, हमें कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल हमें अपने परिवार के मेंबर की तरह बात करके पूछ सकते हैं। हम पहले दिन का स्विच वर्ड बोलेंगे, ऑल इज वेल, मैं हूं ना, क्या? चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने देखा कि हमने हाथों की मजबूती देखी। जीवन में हम कहीं पे भी जाओ, हम जॉब पे ऑफिस में जाते हैं, हम हमारे कार्यस्थल में जाते हैं, या हमारे घर कोई आता जाता है, हर पल दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने आता है। और दो व्यक्ति जब भी एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, वो एक दूसरे को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, उसके अंदर के गुणों को, अच्छे बुरे बातों को हम देखना चाहते हैं। तो यह हम किस तरह से देख सकते हैं कि हम उस व्यक्ति के हाथों को सेकंड करके उसके हाथों की मजबूती से हम व्यक्ति का स्वभाव जान सकते हैं। दूसरी बात हमने देखा कि हम जब भी अगर अपने हाथों को इस तरह से अगर हम आगे पीछे मोड़ने का अगर हम यह एक एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे भी हमें पता चलता है, हमें बाकी के का जाने दो, आप सबको मैं सबसे मूल बात ये कहूंगी, हमें किसी का हाथ देखने जाना नहीं है। हमें हमको स्वयं को देखना है, स्वयं को जानना है, हमें हमको ढूंढना है। हर कोई को प्रश्न होता है ना, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा क्या काम है, मैंने क्या करना चाहिए, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, या मेरी ही चलनी चाहिए, ये जो सारे सवाल है हमारे अंदर। तो मैं इन सब के लिए मैं कितना रिजर्व करता हूँ, इन सब के लिए मैं कितना गुणवत्ता हूँ, इन सब के लिए सच में मेरे अंदर वह गुण है क्या? तो मुझे सिर्फ अपने आप को पहले समझना है। आप जब हस्तरेखा विज्ञान अभ्यास से अपने आप को समझने लग जाओगे, आप जितना अपने आप को समझोगे उतना आप दूसरों को ज्यादा समझ पाओगे। हमारे आचार्य कहते हैं कि आप अपने आप से प्रेम करो। जब आप हमारे ध्यान साधनाओं का क्लास करोगे, तब आपको सबसे पहले लाइन सीखने मिलेगी कि आप अपने आप से प्रेम करो, अपने लिए व्यायाम, अपना आहार विहार सब करो। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम कर सकता है। जो व्यक्ति स्वयं को समय दे सकता है वो सबको समय दे सकता है। और जो व्यक्ति खुद के लिए कुछ करने की उमंग जुनून रखता है वही दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। बाकी के लोग तो बस बातें करते रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने हाथ की मजबूती से व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। फिर बाद में हमने देखा कि उसकी त्वचा कैसी होगी, त्वचा खुरदीली होगी क्या, त्वचा कोमल होगी क्या, त्वचा मध्यम होगी क्या। कोमल त्वचा वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, ऐसे लोग सहनशील भी होते हैं, ऐसे लोग सुजल भी होते हैं, ऐसे लोग अच्छे वैचारिक धारा को लेके चलने वाले होते हैं, ऐसे लोगों से आप अच्छी एडवाइस ले सकते हो, ऐसे लोगों से आप दोस्ती कर सकते हो। खुरदीली त्वचा वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े से सख्त स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर अनुशासन तो होता ही है, लेकिन थोड़ी
सी जो है दबंगिरी भी होती है और थोड़ा सा मतलब रूखापन भी होता है, ऐसे ये खुरदीली त्वचा वाले लोग होते हैं। और फिर हमने देखा कि त्वचा का रंग कैसे होता है। त्वचा के रंगों से भी अभी मैंने देखा कि मीनूश्री जी ने रंगों के ऊपर बहुत काफी आपको रिमाइंड किया है। अगर आपको कोई भी बात यहाँ पे समझ में नहीं आती है तो अब आज हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिया है, तो आप सब लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर वहां पर भी अपने प्रश्नों को डाल सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पूरा अकाउंट अच्छे से पढ़ना है। किसी ने अगर ऊपर कोई सवाल डाला है तो उस सवाल को टैग करते हुए नीचे नमन कर दो, तो हम समझ जाएंगे कि आपका भी वही सवाल है। यहाँ पर हम जब आपके मस्तिष्क के लिए कुछ सीख रहे हैं, मस्तिष्क से जुड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, तो अपने मस्तिष्क का हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। क्या हमारे मस्तिष्क का हम जितना उपयोग करेंगे ये उतना आगे अच्छा चलेगा। हम इसका जितना उपयोग नहीं करेंगे उतने हम बोझड़ जड़ से रहेंगे। अब मैं आज आपको बताऊंगी कि हस्तरेखा विज्ञान के अंदर हम क्या देखते हैं, हाथ देखते हैं। हाथ के ऊपर क्या देखते हैं कि हमारे मस्तिष्क में चलने वाले विचार देखते हैं। यह हाथ क्या है, हमारा मस्तिष्क क्या है, हाथ की रेखाएं कैसी बनती है, हस्तरेखा विज्ञान क्या है। यहाँ पर आप सब लोग जो कल थे आज भी है और आज कुछ लोग बड़े हुए भी दिख रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस विषय को सुनने की, समझने की एक सूक्ष्म इच्छा थी। कोई भी घटना हमारे जीवन में अचानक से नहीं होती है। मुझे चैट बॉक्स में आप लोग ये डाल सकते हो कि आप मुझे सच सच बताना कि हमारे जो भी आपने विषय मैसेज के अंदर पढ़े हैं या किसी से आपको हमारे मंच के द्वारा किए गए कार्य की जो जानकारी मिली है, इसमें से कोई भी ऐसे विषय, जितने भी विषय है, इसमें से कोई भी ऐसे 2-5 विषय नहीं है क्या जिसके लिए आपने कभी जीवन में तमन्ना की थी? क्या आपको कभी आपकी सेहत के बारे में जानने की आपको इच्छा नहीं थी? या किसी को ज्योतिष शास्त्र सुनने की, सीखने की इच्छा नहीं थी? या किसी के मन में हस्तरेखा है, स्पिरिचुअलिटी है, स्विच वर्ड है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, इन सब के प्रति रुझान नहीं था क्या आपका? आप सबके अंदर मैं बोल सकती हूँ 100% कि आपके मन के अंदर ये जो हमारे जितने भी विषय है, इनमें से कम 5 विषय आपके मन में पनपते थे कि आप इनके लिए जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, और तभी आप यहाँ पर आए। ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि भविष्य नहीं होता है, जो हमारे भूतकाल में, हमारे पास्ट में होता है वही हमारा प्रेजेंट होता है और वही भविष्य होता है। आपने कभी तो जीवन में इन विषयों के बारे में कोई चिंतन किया था, इसके जानने की कोशिश की थी, इसे समझने की कोशिश की थी? आपने सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय मिल जाएगा तो ऐसे ही अभी अगर मुझे इन बातों की आवश्यकता है और अगर मुझे इस विषय में कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो मैं तो इसमें से करियर कर लूंगा। और सबसे बड़ा तो हमें सिखाने आ गया हमारा पूजनीय कोरोना को तो मैं रोज नमन करती हूँ, क्योंकि कोरोना ने हमें हमारे समय का उपयोग सिखा दिया। हमें लगता था कि हम घर से बाहर निकले बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोरोना ने हमें इंटरनेट से इतना जोड़ दिया। जूम ऐप क्या पहले नहीं चलता था, गूगल मीट क्या पहले नहीं चलता था, पर हम इनकी महत्ता नहीं समझ पाए थे। हमें ऐसे लगता था कि हम हमारे यहाँ से कई 200 किलोमीटर जाएंगे, जहाँ पे भी कोई क्लासेस चलती है, जहाँ पे भी कोई ऐसे सेमिनार्स होते हैं, वहां जाएंगे तो ही सीखेंगे। लेकिन आज हम घर पे बैठ के भी सीखना, समझना, हमारे समय का सही उपयोग करना हम सीख गए हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जहाँ चाह होती है वही राह होती है, और हम सबके मन में जो भी कोई सूक्ष्म विचार होते हैं, हमारे मन में जो भी कोई जिज्ञासाएं होती है, वही हमारे सामने अपॉर्चुनिटी के संधि के रूप में आती है। बस उसे हमें पहचानना होता है, उससे हमें अपनाना होता है, और हम जब इस अपॉर्चुनिटी
हम जब इस अपॉर्चुनिटी हम अपनाते हैं, अरे कार्य का एक स्रोत बन जाता है, हमारा एक ध्येय बन जाता है, वो हमारा जुनून बन जाता है। और जब हम उसे बड़ी शिद्दत से करते हैं उस कार्य को, तो हम जिस चीज को वक्त देते हैं हम वो बन जाते हैं। आपने अगर यहाँ पर मानस उपचार करने वाली हमारी जो हीलिंग्स की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, इनको अगर आपने अच्छे से सीखा, अच्छे से समझा, इसको अपनाया, इसका उपयोग किया, तो आप एक दिन एक हीलिंग मास्टर बन जाएंगे। आपने अगर हमारी नेचुरोथेरेपी की प्रक्रियाओं को सीखा तो आप एक अच्छे थेरेपिस्ट बन जाओगे। आपने अगर ज्योतिषीय विज्ञान को अगर आपने यहाँ पे समझा, इसे अपनाया, इसे आपने अच्छे से मनन किया, आपने अगर इसे अच्छे से मनन किया तो आप एक अच्छे ज्योतिषी बन जाते हैं। और अगर आप हस्तरेखा अभ्यास को अगर अच्छे से सुनते हो, समझते हो, इसके अंदर अध्ययन करते हो, अच्छा हस्तरेखारविंद बन जाओगे, वास्तुरविंद बन जाओगे। कहने का तात्पर्य क्या है, हमें हमारा समय कहाँ, कैसे, क्यों, कितना देना है, यह हम तय करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। और जब 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 वह बातें हमारे सामने आती है, तब हमारा कॉन्शियस माइंड उन बातों को अपनाता है, उसके ऊपर कार्य करता है, और हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें हमेशा इन बातों के लिए प्रेरक बनता है, प्रेरणा देता है। और हमारा जो ध्यान होता है, हमारा रुझान होता है, हमारी पसंदीदा बातों की ओर जाते जाते जाते, उसका शोध लेते लेते लेते, उसे अपनाते, सुनते, हम एक दिन जिस बात को समय देते हैं हम वो बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारा यह अभ्यास होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा शरीर बना है पंच तत्वों से। मैंने पहले ही कहा है, हाथों के ऊपर रेखाएं है, अंगुलियां है, पैर है, नाखून है, इन सब से तो हमें हमारा व्यक्ति की आकृति, प्रकृति, स्वभाव सब कुछ देखना है। लेकिन हमें इसका पहले रॉ मटेरियल अभ्यास करना है कि ये बना कैसे है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारा हाथ जो है उसके अंदर क्या, हमारे रक्त के अंदर कौन से कंटेनेंस है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, कौन से तत्व, क्योंकि हमारा शरीर बना है पंच तत्वों से। तो हमारे शरीर के अंदर इन पंच तत्वों की जो भी मात्रा है, जितनी भी मात्रा है, वही मात्रा हमारे शरीर के ऊपर काम करेगी और वही मात्रा हमारे स्वभाव के अंदर आएगी। पंच तत्वों में अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से तत्व है, तो अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है, और कौन सा तत्व है, कोई बोलेगा? जल तत्व। तो यहाँ पर थैंक यू मैम। तो मतलब मुझे ऐसे लगा है कि चलो सारे तत्व मैं ही जानती हूँ क्या, लेकिन यहाँ बैठे हुए लोग भी तत्वों को जानते हैं। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिमान लोग भी बैठे हुए हैं और वह भी बहुत ही अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। तो जब हमारे अंदर अग्नि तत्व होता है, सबसे प्रथम अग्नि तत्व, इसे हम फायर एलिमेंट्स कहते हैं। अग्नि तत्व का क्या करता है? अग्नि तत्व जलाने का काम करता है। जल के क्या बनती है? राख बनती है, मिट्टी बनती है। मिट्टी माने के क्या है? पृथ्वी तत्व। यानी कि अग्नि तत्व जब जलता है, जलकर उसका जो मर्ज होता है उससे बनता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व के अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्षार होते हैं, जिसे हम मेटल्स बोलते हैं। अनेक अनेक खनिज धातु धरती के नीचे होते हैं ना, तो इन्हें हम मेटल तत्व बोलते हैं। तो ये मेटल होता है, और ये मेटल क्या होता है? यह आकाश तत्व का प्रतीक होता है। मेटल को अगर हम मेल्ट करते हैं, यानी कि इस धातु को अगर हम पिघालते हैं अग्नि के अंदर, तो क्या बन जाता है? फिर ये बन जाता है जल तत्व। और ये जल जो होता है, जल तत्व का प्रवाह कैसा होता है? जल एक जगह अगर रुक जाए तो क्या होगा? से गंध आएगी, बास आएगी। लेकिन नदियां क्या होती है? बहती है। बहना यानी क्या? बहाव। हवा। मतलब हमारा पांचवा तत्व क्या होता है? वायु तत्व। हाँ।
मिल गया आपका जवाब आपको? तो अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, चौथा किसने किसने लिखा? भूमि तत्व, जल तत्व है ना, हो गया ना। अग्नि तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व को भूमि तत्व बोलते हैं। जल तत्व और वायु तत्व। हाँ, अग्नि जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व और फिर आता और है वायु तत्व। वायु तत्व। बराबर है? हाँ। हाँ, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा अग्नि तत्व जो होता है, अग्नि तत्व अगर बिगड़ जाता है तो फिर क्या होता है? थोड़ा सा अंदाज लगाइए। बताऊंगी तो मैं, लेकिन आपको अंदाज लगाना है। डाइजेशन खराब हो जाएगा मैम, बिल्कुल, क्रोध आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, आलस आ जाएगा, हाँ, और आलस्य। बिल्कुल, और अच्छा, और किसी भी काम को करने की वही ऊर्जा की कमी, चिड़चिड़ापन, एनर्जी। और आपकी तो जब बोलिए बोलिए बोलिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। क्या? तो फायर तत्व जो होता है, अग्नि तत्व जब हमारे शरीर से बिगड़ेगा तो हमारा डाइजेशन सिस्टम तो बिल्कुल सही कहा शुरू में कि वह बिगड़ जाएगा। गुस्सा, हमारे स्वभाव पे हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, हम जो करना चाहते हैं, जिस समय करना चाहते हैं वह नहीं होगा। दूसरा हमारा है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमें क्या देता है? स्थिरता देता है। सबसे मुख्य बात आज मैं बिल्कुल ही सरल बोलूंगी कि अग्नि तत्व क्या देता है? हमारे अंतर कार्य करने की ऊर्जा देता है। इस ऊर्जा को अगर हम अच्छे से उपयोग में करते हैं तो हमारे कार्य बिल्कुल सही सरलता से होते हैं, और इस ऊर्जा का जब अनबैलेंस हो जाता है उस समय फिर उसके वाले जो भी परिणाम होते हैं अभी हमने सुने हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारा पृथ्वी तत्व यानी कि स्थिरता। हमारे जीवन के अंदर चाहिए क्या? चाहिए स्थिरता। जब तक हम स्थिर नहीं है, अंतरंग से हम जब तक स्थिर नहीं है तब तक हम बाह्य रंग से कोई भी काम कर नहीं पाते हैं। और फिर उसके बाद में क्या आता है? मेटल। मेटल जो होता है आकाश तत्व। आकाश तत्व माने क्या है कि गुंग 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 करने वाला सा। आकाश तत्व जो होता है, आकाश तत्व यानी कि हमारे जीवन का ब्रॉडनेस, हमारे अंदर एक्सेप्टेशन। आकाश क्या करता है? पृथ्वी को पूरा ढक देता है ना, तो इस तरह से तो हमारे अंदर यह जो आकाश तत्व होता है यह हमारे मन को एकाग्र करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, ध्यान धारणा में जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आकाश तत्व का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जितना ऊपर 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 जितना भी देखेंगे तो हमारी नजरें कहाँ पे जाके रुकती है कि आकाश के पार भी कोई दुनिया है, लेकिन हम रुकते कहाँ है? आकाश के ऊपर है। तो हमें जिस लोगों को ध्यान धारणा स्पिरिचुअलिटी में जाना है ऐसे लोगों के लिए आकाश तत्व बहुत अच्छा है। उसके आगे आता है जल तत्व। जल तत्व क्या है? जल यानी कि पानी। पानी में हम जो भी चीज मिला देते हैं वो कैसी होती है? उसी के जैसी होती है। जल तत्व माने क्या है? भावना, भावुकता, भावना प्रधान ये लोग होते हैं। जल तत्व वाले लोगों का कैसा होता है कि जैसे अब अभी देखिएगा कि अभी एडमिशंस चल रहे हैं, किसी के बच्चे 10वीं में हैं, किसी के बच्चे 12वीं में हैं, किसी के बच्चे ग्रेजुएशन हो गए हैं। कुछ बच्चों को 10वीं 12वीं के बाद हमें बाहर पढ़ाई के लिए भेजना पड़ता है। 10वीं तक बच्चा तो हमारे पास होता है, लेकिन अब उसे कहीं बाहर भेजना है पढ़ने, उसके भलाई के लिए भेजना है। लेकिन माँ क्या करती है? बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तब भी रोती है, घर आता है तब भी रोती है। जब तक बेटी की शादी तक तो
यहाँ पे मैं स्वभाव का कहती हूँ कि जैसे अग्नि तत्व वाला थोड़े से गुस्सा वाला हो जाता है, पृथ्वी तत्व वाला स्थिर होता है, आकाश तत्व वाला जो होता है वो बिल्कुल अपने आप में डूबा हुआ ध्यान धारणा होता है। उसी तरह से जल तत्व वाले इमोशनल होते हैं। तो इमोशनल का मैंने एक सिंपल सा उदाहरण दिया। इमोशन बोले के हमें याद आती है माँ, कि भाई बच्चे पढ़ाई के लिए वगैरह बाहर भी जाते हैं, माँ को पता है कि मेरे बच्चे कुछ तो अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके भाव उमड़ते हैं और रोती है। उसी तरह से अगर आगे हम देखते हैं कि बच्चियों की शादी जल्दी नहीं तय होती है, तब भी माँ फिक्र करती है, तब भी रोती है। जब शादी तय हो जाए, बच्ची ससुराल जाती है, तब भी माँ रोती है। बच्ची ससुराल में बहुत अच्छे से रहती है, वो 4-6 महीने बिल्कुल मतलब सबके साथ रह के, शादी होने के बाद हनीमून करके घूम के सब खुश खबर लेके भी पियर आ जाती है, लेकिन वो 4 दिन के लिए भी पियर आ जाए, फिर भी उसे विदा करते हुए माँ रोती है। तो मतलब चंद्र प्रधान जल तत्व, यह चंद्र प्रधानता का यहाँ पर द्योतक है। तो यह जल तत्व जो होता है, यह इमोशन को यहाँ पे बताता है। और अगला हमारा 5वां तत्व है वो वायु तत्व। वायु तत्व को कैसे देखेंगे हम? बिल्कुल 12-13 साल की इखलाती हुई बच्ची कि एकदम वो इसी उछल छुई मुई सी होती है। वो वायु यानी कि क्या? बहाव, लहर, ऐसे धीरे 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 वाली जो हवा हमें दिखती है क्या? नहीं दिखती है। तो हमें किसी के अंदर की, स्वभाव के अंदर की अटखेलियां जो होती है, जो दिखती तो नहीं है पर प्यारी बहुत लगती है, मतलब इनके और हमारा मन बिल्कुल जैसे बंधा होता है। हमारा मन 2 लोगों के ओर बंधा होता है। एक अगर जिसका अग्नि तत्व बहुत अच्छा है ना, तो ऐसे लोग भी दूसरों को बांध के रखने में बहुत अच्छे होते हैं। अग्नि तत्व वाले लोग ऊर्जावान होते हैं। अग्नि तत्व का अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ तो पद्मावती वाली कौन सी पिक्चर थी मीनू जी? वो हमें पद्मावती तो पता है बहुत से लोगों को। हाँ मैम, पद्मावती ही थी मैम। हाँ, पद्मावती थी क्या? रानी पद्मावती वाली? हाँ जी, पद्मावती ही थी। पद्मावती के अंदर दीपिका पादुकोण की जो हम अदा देखेंगे, दीपिका पादुकोण को अगर हम वहां पर देखेंगे कि एक मोमबत्ती लगा लो और उसमें उसे बिठा दो, तो उसका जो चेहरा है, उसका जो नूर है, उसका जो आंखों का तेज है, वह बताता है अग्नि तत्व। आज से आपको अग्नि तत्व बोले तो पद्मावती याद रहेगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह पंच तत्वों से बना है हमारा शरीर, और पंच तत्व से ही फिर हमारे शरीर के अंदर इन पंच तत्वों का ज्यादा या कम होना, यह हमारे उस तरह के स्वभाव को बनाता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर उसी तरह से विचार आएंगे जैसा हमारा तत्व रहेगा। तो यहाँ पर बात यह बनती है कि जब तक हम हमारी मूल आकृति, प्रकृति, विकृति को नहीं समझ सकते, तब तक हम किसी अभ्यास को धारण नहीं कर सकते, किसी अभ्यास को नहीं समझ सकते। हमने आज जो आपको यह पॉइंट बताया है, यह बिल्कुल आपको लास्ट सिरे पे कब ध्यान में आएगा कि जब आप किसी का हाथ में लेके उसे उसका जो भी स्वभाव है वह मूल स्वभाव बताने के लिए आप जब हाथ में लोगे, सबसे पहले तो आप उसकी मजबूती देखोगे, तो आप समझ जाओगे कि उस व्यक्ति का प्रतिकार से ही आप समझोगे कि वो व्यक्ति कैसा है। फिर उसकी त्वचा से आप देखोगे, और फिर बाद में जब आप उसके पाम से जब हाथ घुमाओगे ना, इस पाम से हाथ घुमाते समय उसकी त्वचा के अंदर उसके हाथों की हल्की सी जो हम बोलते हैं स्पर्श होने के बाद जो हमें एक दूसरे का जो एक सहवास मिलता है, वो मिलती है। तो फिर फायर एलिमेंट्स वाला होगा तो हाथ जरा गर्म होगा, अगर वो पृथ्वी तत्व वाला होगा तो किंचित सा सख्त होगा, अगर वो जल तत्व वाला होगा तो वैसा ठंडा शिथिल होगा, अगर वो वायु तत्व वाला होगा तो किंचित सा कड़क सा होगा, और अगर वो आकाश तत्व वाला अगर होगा वो हाथ, तो बिल्कुल जैसे उसके ओर देखते रहो। तो ये बातें आपको वहां पे
काम आएगी। तो इन्हें हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और कहते हैं ना कि हम अ ब क ड जब सीखते हैं और उनको हम स्टार्टिंग से ही अगर एक अच्छा उसे गोलाई देते हुए, आकार देते हुए अगर हम सीखते हैं तो हमारे अक्षर जो होते हैं वो सुवाच्य अक्षर बनते हैं। और अगर हम शुरू से भी कैसे ही किधर भी लाइनें लगाने लग जाते हैं तो फिर हमें वही आदत आगे बन जाती है। तो यह पंच तत्वों से बना शरीर, पंच तत्वों से बने गुण और पंच तत्वों से बना हमारा आरोग्य, यह हम आरोग्य संपूर्णतः हमारे पाम में देखते हैं। और हमारी मानसिक विकृति जैसी होती है, प्रकृति जैसी होती है, वैसा हमारा होता है स्वभाव। अब हम यहाँ पर आते हैं 10 मिनट है ना? क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन का मेरे को यहाँ जनरेट हुआ आपके, जो आपने ये तत्वों के आधार पे जो हाथों का ये बताया कि 5 तरीके के हाथ होते हैं, तो एक क्वेश्चन ये हाँ बोलो। बस वो इसी से रिलेटेड है मैम, कि जैसे जो जिन लोगों का हम जब कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली जिस तत्व की होती है, यानी कि लगन जिस तत्व का होता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हाथ भी उसी तत्व का होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तनुस्थान बहुत महत्व देता है। तनुस्थान माने आपका शरीर, और आपकी कुंडली के अंदर तनुस्थान और चंद्र राशि, चंद्र यानी कि आपका मन, ये दो बातों को आपको इनकी दृष्टियों को अगर आप देखोगे और मूल ये दो बात, चंद्र कहाँ बैठा है उस घर के गुण और आपका तनुस्थान का गुण, लग्न कुंडली इसका प्रथम घर वाला, हाँ जी, इसको अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल आपका एलिमेंट्स मिल जाएगा। और इसी से तो फिर हम जो है हमारे जो ये 12 पोर है ना, ये 12 राशियां है। अभी तो हम यहाँ तक आए ही नहीं है ना, हमें अभी एक मैम क्वेश्चन जनरेट हो गया, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो क्योंकि काफी हो सकता है हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ज्योतिष भी जुड़े हों, तो मैं यही जानना चाहती थी कि जो हमारा तनु स्थान है, लगन का पहला भाव, तो क्या अगर वह फायरी है तो हाथ में भी फायरी लक्षण पाए जाएंगे, और अगर एयरी है तो एयरी लक्षण आपके हाथ में पाए जाएंगे? जी हाँ, जी हाँ। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आपका लग्न स्थान या आपकी चंद्र कुंडली, मतलब चंद्र जहाँ पर है, इनमें से भी जहाँ पे शुभ ग्रह, प्रभावी ग्रह जहाँ पर है, क्योंकि जन्म समय जो ग्रह ज्यादा उदित होते हैं, जो प्रभावी होते हैं, वे गुण हमारे अंदर आते हैं। अब हम यहाँ पर आपने जो प्रश्न जनरेट किया है उस प्रश्न पे ही एक बात बताएंगे कि जन्म कुंडली तो बनती है जब बच्चा जन्म में आता है। मैंने कल भी बोला कि हम समय कौन सा पकड़े, अस्पताल के अंदर बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला, बिल्कुल वो समय पकड़े, बच्चा रोया वो समय पकड़े, बच्चा 5 मिनट बाद फटकने के बाद रोया वो समय पकड़े, हम कौन सा समय पकड़े? लेकिन ऐसे होता है कि कहते हैं कि 5 मिनट आगे 5 मिनट पीछे, 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे। मेरी आवाज आ रही है ना? बीच बीच में हाँ बोला करो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी आ रही। तो कुंडली में किंचित सा फर्क हो सकता है, लेकिन अगर हम पामिस के हिसाब से अगर देखते हैं तो जब गर्भ का बीजारोपण होता है, पति पत्नी दोनों का जब समागम होता है, उस समय जब पुरुष से स्त्री के गर्भ के अंदर जब वीर्य का जो पाचारण बोलेंगे हम, उसमें स्वीकारण बोलेंगे, स्त्री से स्वीकार होता है, पुरुष से गर्भार्पण होता है, वह जो मूल समय होता है उस समय को बहुत ज्यादा हम यहाँ पे महत्व देंगे। उस समय जो ग्रह उदित होते हैं उन ग्रहों का आपको वहाँ पे इफेक्ट दिखेगा। और आपने जो आज प्रश्न क्रिएट किया है, इसमें हम एक बात ये भी देख सकते हैं कि बच्चा जिस दिन जन्मा है उससे 9 महीने आपको पीछे जाना है। 9 महीने पीछे जाके वहां का एक कैलकुलेशन है, वो मैं आज नहीं बताऊंगी, वो हमारा अभ्यास मध्य में आने के बाद मैं बताऊंगी। उस कैलकुलेशन पे अगर आप जाते हो तो आपको उसका एलिमेंट्स भी मिलता है, उसके ग्रहों की स्थिति भी मिलती है, और उस दिन की कुंडली और इस जन्मदिन की कुंडली आपको बिल्कुल एक जैसी मिलती है। तो इसके लिए आपको मेरी क्लास 70% करनी होगी, तब ये बात आपको सीखने को मिलेगी। अब हम आगे यहाँ पर आते हैं कि बहुत सी बार सभी अभ्यासों के ऊपर बहुत सारे प्रश्न होते हैं। क्या आप किसी के मन में यह प्रश्न नहीं आया क्या कि जैसे शास्त्रों के ऊपर कुछ आक्षेप होते हैं
बहुत सारे शास्त्रों के ऊपर आक्षेप है, वैसे हस्तरेखा पे भी आक्षेप है। कुछ क्या आक्षेप है कि ग्रहों का मानवी मन के ऊपर परिणाम होता है क्या? बहुत से लोग कहते हैं ग्रह तो इतने दूर आकाश मंडल में बैठे हुए हैं, कहाँ चांद, कहाँ सूरज, कहाँ मंगल, और उनको क्या उतना ही काम है क्या? शर्मा मैडम क्या कर रही, जो जूली जी क्या कर रही, रंजना जी क्या कर रही, क्या वो सारे ग्रह क्या डायरी लेके बैठते हैं क्या कि हम इनके जीवन में यूं कर देंगे, त्यों कर देंगे? तो ग्रहों का हम पे परिणाम होता है क्या? तो मेरा यहाँ पे बात ये रहेगी कि हम देखते हैं कि अमावस और पूर्णिमा को, समंदर को जो ज्वार भाट आता है, उस ज्वार भाट के अंदर जो लहरें उछलती है, ये क्यों होता है? चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक आता है या दूर जाता है? पूर्णिमा पे चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक नजदीक होता है और अमावस्या के ऊपर चंद्र दूर 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 जाता है, और ये दोनों ही समय में जो होता है ये ज्वार भाट आता है। और आप देखिएगा कि आपके आसपास अब हम प्लाम का अभ्यास जब कर रहे हैं ना, हम लोगों को वृद्धाश्रमों में जाना है, हम लोगों को अंधाश्रम में जाना है, हम लोगों को पागलों के हॉस्पिटल में भी जाना है। मैं तो बहुत सारे यानी कि जो बॉडीज रखी होती है ना पोस्टमार्टम करके, वो लावारिस लाशें होती है, वहां पे भी मैं 5-6 बार जाके आई हूँ, मुर्दों के भी हाथ देख के आई हूँ मैं। तो ऐसी जगह भी जिसको बहुत इसमें जुनून से अभ्यास में जाना है ना, वहां पे भी आपको जाके जिंदाओं के तो हाथ हमें देखने ही है, मुर्दों के भी हाथ हमें देखने हैं कि दोनों में क्या फर्क होता है। तो हम अगर पागलों के अस्पताल में आप अगर देखोगे तो आपको इस अमावस्या पूर्णिमा के आसपास आपको इनके अंदर ज्यादा आपको मतलब चेंजेस नजर आएंगे कि ये लोग उसी समय में ज्यादा उद्विग्न होते हैं या बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं? तो हमारे जैसे पृथ्वी तल के ऊपर पानी की मात्रा ज्यादा है और भूमि की मात्रा कम है। साधारण बोलते हैं कि 72% है तो जल तत्व है एंड 28% जो है तो पृथ्वी तत्व है। तो ये दोनों का जिस तरह से वहाँ पृथ्वी और जल का जिस तरह से इस भूमि और जल का जितना प्रमाण पृथ्वी के ऊपर है वही हमारे शरीर के अंदर है। तो हमारे शरीर के अंदर का यह जल ही हमारे अंदर यह सारी गतिविधियां करता है। तो चंद्र का प्रभाव अगर समंदर पे होता है तो हमारे मन पे भी होगा, हमारे शरीर पे भी होगा, और अगर चंद्र का प्रभाव हम पर होता है तो बाकी ग्रहों का भी होगा। तो यहाँ पर हम इस आक्षेप को कहेंगे कि ग्रहों का प्रभाव होता है कि नहीं होता है। दूसरी बात, हमें यहाँ पे बहुत से लोग पूछते हैं क्या हाथों की रेखाएं बदलती है क्या? हाथों की रेखा हम ऐसे ब्लेड से हमें लगती है कि हमारी भाग्य रेखा टूटी है तो उसे जोड़ दे क्या, या कोई रेखा नहीं है तो उसे हम और बना ले क्या? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नई रेखाएं आ सकती है क्या? हमें नहीं चाहिए वो रेखाएं जा सकती है क्या? तो हाथों की जो मुख्य रेखाएं जो होती है वह रेखाएं नहीं बदलती है, किंतु हाँ जैसे जैसे मैंने पहले ही कहा है कि हमारा मस्तिष्क का हमारे हाथ से बहुत संबंध है। जो विचार हमारे मस्तिष्क में होते हैं, वारंवार होते हैं, बारंबार होते हैं, उसी की फोटोग्राफी हमारे हाथ के अंदर होती है। तो ऊपर रेखाएं बदलती है, बहुत सारे शुभ अशुभ चिन्ह जो होते हैं वो हमारे हाथों पे आते हैं, बहुत सारी जो ऊपर रेखाएं है वो हमारे हाथों के ऊपर आती है। तीसरा आक्षेप ये होता है कि साधारणता सब कुछ अगर पहले से ही तय है, भगवान ने भाग्य पहले से ही लिख कर रखा है, तो फिर क्यों हाथ देखना चाहिए, फिर क्यों भाग्य देखना चाहिए? अगर सब पहले से ही तय है तो हमें हाथ क्यों देखना चाहिए? तो विषय यहाँ पर ये है कि जब हम किसी को हाथ पत्रिका बताते हैं तो यह हमारे अंदर के स्वभाव की संभावना है, ये गुण हमारे अंदर है। हमारे किचन के अंदर हर डिब्बे के अंदर सारा खाना बनाने का सामग्री बनाया हुआ है, लेकिन जब तक हम आटे को थाली में लेके पानी डाल के गुथेंगे नहीं, रोटी बेलेंगे नहीं, तवे पे सेकेंगे नहीं, सेकने के बाद भी उसे अच्छे से आंच पे नहीं सेकेंगे, फुलाएंगे नहीं, उसके साथ सब्जी नहीं बनाएंगे, थाली में नहीं लेंगे, थाली में लेने के बाद अंदर खाया मुंह में निवाला नहीं डालेंगे, मुंह निवाले तक तो और भी कोई कर देगा, मैं आप सबको खाना खिला दूंगी, लेकिन उसे चबा चबा के पचाना किसे है?
आपको है, यानी कि क्या है कि कर्म तो आपको ही करना है। और जब आपको पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये गुणवत्ता है, मुझे ईश्वर ने ये दे के भेजा है, मेरे अंदर ये बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं इनका उपयोग करता हूँ तो फिर मैं शिखर चढ़ जाता हूँ, और अगर मैं नहीं करता हूँ तो मैं वैसे ही नीचे रह जाता हूँ। दूसरी बात यह होता है कि हमें हमारा हस्त देखने के बाद बहुत सारे जीवन की घटनाएं अघटनाएं दिखती है कि ये हो सकता है, संभावना वो है। आप मुझे एक बात बताइएगा कि आप कई रास्ते से चल रहे हो और एक बहुत बड़ा सा खड्डा है, और आपको तो खड्डे के उस पार आपकी मंजिल है। अगर आपको सामने से खड्डा दिखता है तो आप क्या करोगे? लौट के वापस घर आके बैठ जाओगे, या जो चतुर होगा वो धीरे 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 खड्डे में उतरेगा, उधर की ओर से चढ़ेगा वापस ऊपर और अपने रास्ते से निकल जाएगा। यानी कि हमारे जीवन के अंदर अगर कठिनाइयां है तो इन कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ने का यहाँ हमें मार्ग मिलता है। तो इस आगे खड्डा दिख रहा है तो हम आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें हाथ को दिखाना चाहिए, हमें देखना चाहिए, अभ्यास को समझना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज देखा कि हमें हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर कैसे तत्वों से बना है, और अब यह तत्व हमारे हाथ के ऊपर हम कैसे देखेंगे, हमारे स्वभाव के अंदर कैसे देखेंगे, क्योंकि सबसे मूल तो हमें अपना स्वभाव देखना है, और हम जितना हमारे स्वभाव को समझ जाएंगे उतना ही हम अगले के स्वभाव को समझेंगे। इसी के साथ हम कल की श्रृंखला को थोड़ा सा पूरा करते हैं कि मजबूती, त्वचा और कलर हमने देखे थे, और हमने हाथ देखा था। तो हाथ के 3 पार्ट होते हैं, सत्व, रज, तम। ये 3 पार्ट होते हैं, सत्व, रज, तम। हमारे अंदर 3 तरह के गुण होते हैं, हम 3 तरह से चलते हैं। हम बुद्धिवादी होते हैं, हम भौतिकवादी होते हैं, हम मतलब कहते हैं ना कि कोई लोग है तो बौद्धिकता की उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों में व्यवहारिकता बहुत ज्यादा होती है, तो कुछ लोग सिर्फ खाओ पियो मजा करो वाले होते हैं। तो यह तीनों गुण हमें हमारे इस हाथ के अंदर मिलते हैं। तो इस श्रृंखला को हम आगे के हमारे अगले सप्ताह के हमारे अभ्यास में देखेंगे। आज मैं इस अभ्यास को यहीं पे समापन करती हूँ, और आप सबका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। आप सबको जो भी मैंने आज यह अभ्यास का आपके हृदय मंदिर में बीजारोपण किया है, आपके मस्तिष्क के अंदर मैंने इसका बीजारोपण किया है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस पे बड़ा ही चिंतन करोगे, मनन करोगे। मैंने आज जो भी बातें बोली है यह आप आसपास देखने की कोशिश करोगे, और सबसे मुख्य तो इसमें आप अपने आप को देखोगे और इसे आप लिख के निकालोगे। और हमारी सोमवार की क्लास में आपको मिलना है, जहाँ पर हम मानस उपचार के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन कैसा है उसके बाद हम मन को अच्छा रहने के बाद हमारी मानसिक विकृति प्रकृति को अच्छा रखेंगे, तब हम उसके अंदर स्विच वर्ड को बीजारोपण कर पाएंगे। और स्विच वर्ड का उपयोग हम पाम के अभ्यास से कैसा लेना है और कैसा नहीं, यह हम आगे लेंगे। तो हमारी ये कुछ यहाँ से आगे की जो हमारी जितनी भी श्रृंखला है, यह 3 अभ्यास को लेकर चल रही है। तो फिर से मैं आप सबको आपके अंदर बसे आत्मा के अंदर के परमात्मा को प्रणाम करती हूँ, और सबका आशीर्वाद बना रहे। फिर चेहरे को देखना, फिर गुलाब को देखना, फिर चेहरे को देखना। मुंह की बात क्या थी? मुस्कुराना सर। उसके बाद फिर हंसना, मुस्कुराहट, खिलखिलाहट, आनंद में अपने आप को देख के सर आईने में मुस्कुराना कि हम कितने खूबसूरत हैं, कितने बिल्कुल, हमने एक मुस्काने का अभ्यास दिया आपको कि अगर मन के रोगों को दूर करना है तो सबसे पहला अभ्यास है मुस्काने का, और स्वयं को देखकर, स्वयं के चेहरे को देखकर मुस्काना, स्वयं के चेहरे का अनुभव करके मुस्काना। और हमारे पुराने साधक काफी जुड़े हुए हैं, हमारे जोली जी, मान सिंह जी, हमारी सुषमा जी हैं यहाँ, और भी काफी पुराने साधक हैं यहाँ। तो जोली जी, आप बताएं कि कैसा अनुभव रहे हैं आपको हमारे साथ? काफी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। सभी जी बहुत
चीज हो रहा है, पशुओं तक क्या होता है, बॉडी का सब क्या रिलेशन है, आज बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिला है, पढ़ेंगे। और मैं तो बहुत ही आनंद है, आपने तो मुझे आनंद ही आनंद दे दिया। लगता है कि मुझे सीखना ही नहीं है, लेकिन ये तो मतलब मन का बात आपको बोला। और खिलखिलाने के तो मन बहुत होता है, मैं भी बहुत अकेली पड़ गई, लेकिन आप लोग को मिलके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और बहुत ही अच्छा इसमें है। मुझे कुछ भी गिल्ला शिकवा कुछ भी नहीं है समीर जी, आपने बहुत कुछ दे दिया। बिल्कुल, जीवन में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलाव आए हैं। तो बहुत सुषमा जी कुछ। आप भी बताएं, काफी समय से आप जुड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार आपने और लोगों को भी जोड़ा, जैसे मीनू श्री जी को और रेखा जी को भी जोड़ा, तो हमें और चीजों का ज्ञान भी इसके साथ हो रहा है। बिल्कुल, हेल्थ का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान तो हम दे ही रहे थे, जी लेकिन जी इसके जी साथ में ज्योतिष विधा और भी कुछ ऐसी आध्यात्मिक विधाएं जी, जिनको और भी पढ़कर आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। आगे भी हम बहुत कुछ आगे नया नया सीखेंगे। बिल्कुल, तो इसके लिए सबका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि और लोगों को भी जोड़ें, लेकिन आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैसेज नहीं डाल सकते। कोई बात नहीं, मैं- व्हाट्सएप पे भी हाँ, आप मैंने शुरू कर कोशिश दिया है, की थी कि व्हाट्सएप पे लोगों मैंने को, लिंक भी दे दिया है, तो व्हाट्सएप पे भी जी आप लोगों को जोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप का लिंक भी आपको जल्दी मिल जाएगा, जी जी तो उसमें आप सब जोड़िए अधिक से अधिक लोगों को, जी जी से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। हमारा मकसद है कि हर घर में एक ऐसा थेरेपिस्ट हो जाए, एक ऐसा आध्यात्मिक कोर्स हो जाए, या स्त्री हो जाए, या बच्चे हो जाए, कि वो सब कुछ कर सकें। अगर उन्हें ज्योतिष की जरूरत हो तो ज्योतिष का प्रयोग कर लें, रेकी की जरूरत हो तो रेकी का प्रयोग कर लें, या किसी जी थेरेपी की जरूरत हो थेरेपी का प्रयोग कर लें। एक पूर्णता, क्योंकि जीवन में हम जो पाना चाहते हैं वही पा लेते हैं। आपसे एक बीच में आज क्वेश्चन पूछा गया था कि इन सब विधाओं को सीखने के किस किसके मन में कभी इच्छा हुई, तो ये निश्चित है कि जितने भी साधक यहाँ आए हैं, प्रत्येक के मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये विचार जरूर आया होगा कि हमें ये चीज सीखनी है, या ये चीज जाननी है, या इसके बारे में कुछ जानना है। तो जब तक आपके मन में कोई विचार आएगा नहीं, तब तक वो चीज आपके सामने नहीं आ सकती। जब तक आप किसी चीज की कल्पना नहीं करेंगे, वह चीज प्रकट नहीं हो सकती। आज आपका जो व्यवहार है, आज आपको जो मिला हुआ है, या जो भी आपकी स्थिति है, अच्छी या बुरी, वो स्थितियां आपने महीनों पहले, वर्षों पहले, या जन्मों पहले कहीं ना कहीं आपने पाली थी, या कहीं ना कहीं आपने उसको अपनी कल्पनाओं में जान लिया था। कहीं ना कहीं आपके मन में वो कल्पना पैदा हो चुकी थी कि हमें ये ऐसा कुछ जानना है। तो दिया है ना मैं। जैसे परमात्मा को पाने की इच्छा, या अध्यात्म में जाने की इच्छा, या ध्यान करने की इच्छा एक आम व्यक्ति की नहीं होती। ये इच्छाएं उसी की होती हैं जिसने जन्मों में कहीं ना कहीं ध्यान किया है, कहीं ना कहीं परमात्मा को पाया है, और वही व्यक्ति फिर अध्यात्म में आगे बढ़ता है। और आध्यात्मिकता की तो बात निराली है। जितना आप गहराई में उतरेंगे, जितना आप हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगे, उतना ही आपको गहरे अनुभव भी होंगे और गहरी बातें भी मिलेंगी। तो जो कुछ भी हमको आज मिल रहा है, उसको हमने बहुत समय पहले अपनी कल्पनाओं में, अपने विचारों में पा लिया था। और इसी तरह से जो आज आप सोच रहे हैं, जो आज आपके विचारों में चल रहा है, जो आपके भावों में चल रहा है, वो निश्चित है कल आपको मिलेगा भी। तो अपने भावों में, अपने विचारों में इतनी सकारात्मकता पैदा करें कि जो आने वाला कल है वो आनंदमय हो जाए, सुखमय हो जाए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। तो मन की चिकित्सा आपके भावों से शुरू होती है, और भाव में सबसे पहला विचार है मुस्कुराना। आप हमेशा याद रखें कि हमें मुस्कुराना है, हर पल मुस्कुराना है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, जीवन बदलता रहता है, चेहरे बदलते रहते हैं, जन्म बदलते रहते हैं, लेकिन मुस्कुराहट हर जन्म में आनी चाहिए, हर पल में होनी चाहिए, हर क्षण में होनी चाहिए। जीवन का एक क्षण भी अगर बिना मुस्कुराहट के बीते तो समझे कि कहीं ना कहीं अभी कमी है। हमें उस परमात्मा के रास्ते पर चलना है, उस अध्यात्म के रास्ते पर चलना है, जहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। स्वयं के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन औरों के लिए भी करते हैं।
खुद के चेहरे पर तो मुस्कुराहट लाते ही हैं, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला भी हंसने लगता है, सामने वाला भी मुस्कुराहट पैदा कर देता है। तो इस मुस्कुराहट के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप किसी से मुस्कुरा कर मिलेंगे तो सामने वाले के अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा तुरंत जागृत हो जाएगी। आप हॉस्पिटल जाते हैं किसी मरीज से मिलने, बड़ा उदास बैठा हुआ है, आप मुस्कुराते हुए उसके पास जाएं और मुस्कुराते हुए जाकर उससे कहें कि क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। वो कितना भी उदास क्यों ना होगा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी केवल आपके एक शब्द से कि आज बहुत अच्छे लग रहे हो, आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आज आपने मेकअप अच्छा किया है, आज आपके चेहरे पर रौनक है। कोई भी ऐसा सकारात्मक शब्द जैसे ही आप बोलेंगे तब उसका चेहरा बदल जाएगा, उसके भाव बदल जाएंगे, उसके अंदर का चेतना शक्ति में परिवर्तन आ जाएगा और वो परिवर्तन उसके स्वस्थ होने में काफी सहायक होगा। तो इसलिए आप जब मुस्कुराते हैं तो स्वयं तो अपने आप को स्वस्थ करते ही हैं, साथ में आपके संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ और बातों के साथ मंडे को मिलते हैं, लेकिन अभ्यास जरूर कीजिए। आप हर अभ्यास को भूल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आप सबको प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो। आप अगले दिन के अभ्यास के चक्कर में पहले अभ्यास को भूल जाए, ऐसा नहीं करना है। पहले को भी याद रखना है, दूसरे को भी, और लगातार जितने अभ्यास बढ़ते जाए सबको याद रखना है और अपनी जरूरत की चीजों को पकड़ के रखना है, अपनी जरूरत की चीजों को नहीं छोड़ना है जो पूरे जीवन को आनंदित करने वाली है। ये तो अच्छा है। आज सबसे बड़ी रेमेडीज होती है हम लोगों के चेहरे पे खुशियां लाओ, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। हमें जो अच्छा मिल रहा है उसे बांटते रहो, तो हमें जो चाहिए वो मिलता रहेगा। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। ओम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम।